डियर स्टूडेंट्स, आज हम वृत्त के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में इसे सर्कल के नाम से जानते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। वृत्त क्या होता है? इसको परिभाषित करने के लिए सबसे पहले अपन ऐसे ले सकते हैं कि एक तल में, ये पूरा का पूरा एक तल है। इस तल में एक नियत बिंदु से एक नियत दूरी से उसके चारों ओर एक पथ अनुरेखित किया जाए तो बनी आकृति वृत्त कहलाता है। जैसे आकृति में दिखाया गया है, ये आकृति है जो ये वृत्त को दिखाती है। अब इसको सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक फिक्स बिंदु लेकर के और फिक्स दूरी लेकर उसके चारों ओर एक पाथ को ट्रेस किया जाए। ये ऐसे अनेक बिंदुओं से ये जो आकृति बन रही है, वापस दोहराता हूँ, एक फिक्स बिंदु लेकर के उसके चारों ओर फिक्स दूरी से एक पथ को अनुरेखित किया जाए तो बनी आकृति वृत्त कहलाती है। और इसके बीचों बीच एक बिंदु जो यहाँ पर ओ से दिखाया गया है, इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये पूरी की पूरी ये लंबाई है पथ की, ये वृत्त कहलाती है और इसको परिधि के नाम से जानते हैं। अब इसमें त्रिज्या की परिभाषा बताते हैं। इस वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु, जिसे केंद्र कहते हैं, केंद्र और परिधि के किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। ये होगी त्रिज्या की परिभाषा, और जिसे अमूमन स्मॉल आर द्वारा दर्शाया जाता है। अब एक वृत्त को तल के अंदर रखते हैं तो वो तल को 3 भागों में विभाजित करता है। जैसे ये एक वृत्त है और इस वृत्त जो ये तल है, पूरा का पूरा ये कागज का तल है, इसमें ये जो वृत्त लिया है, ये वृत्त इस तल को 3 भागों में विभक्त करता है। कैसे कि सबसे पहले तो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर का भाग जिसको अभ्यंतर कहते हैं, और एक जो ये पूरा का पूरा ये परिधि दिख रही है जिसको वृत्त कहते हैं, इसके ऊपरी भाग ये जहाँ पेन घुमा रहा हूँ, पेन की नोक घूम रही है, ये हो गया वृत्त। जो तीसरा भाग है वो है वृत्त के बाहर वाला हिस्सा, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये है बहिर्भाग। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अंदर वाला अभ्यंतर, इसके ऊपर वाला वृत्त या परिधि बोलते हैं जिसे, और इसके बाहर वाला बहिर्भाग। ये हो गए 3 भाग हो गए इसके। अब लेते हैं इसमें चाप को परिभाषित कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा वृत्त दिखाया गया है, तो इसको चाप को परिभाषित करने के लिए परिधि पर, ये परिधि है पर किन्हीं 2 बिंदुओं, ये P और Q, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी चाप कहलाती है। ये चाप कहलाती है 2 के बीच में ये वाला। ये छोटे वाला है यहाँ से P और Q, जहाँ पेन की नोक घूम रही है, ये जो P और Q है ये छोटा वाला भाग है जिसको लघु चाप कहते हैं। ये बड़े वाला P, R और Q ये होता है, ये बड़ा वाला भाग है और जैसे दीर्घ चाप से जाना जाता है।
अब इसको जैसे P और Q है, या तो लिखते हैं इसमें चाप P और Q, चाप शब्द साथ में PQ लिखा है, या तो चाहे तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं P और Q और ये ऊपर की ऐसे आकृति बनाते रहें। तो ये PQ है वो लघु चाप है आकृति में, और बड़े वाले चाप है इसको चाहे तो लिखेंगे चाप PRQ, चाप PRQ। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख सकते हैं PQR, मतलब ये चाप की जगह लिखो या ये आकृति बनाओ, एक ही बात है, ये जो दीर्घ चाप है। अब इसमें जीवा की परिभाषा पे आते हैं। ये वृत्त है और इसकी ये परिधि कहलाती है। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की ये सीधी दूरी ये जीवा कहलाती है। और ये पहले वाले परिभाषा में किया था, इसके ऊपर परिधि के ऊपर लिया था, जिसको चाप कहते हैं। ये जो पेन घूम रहा है ये तो है चाप, और ये सीधी दूरी है वो जीवा है। और वृत्त में अगर इसको बढ़ाया जाए, इस जीवा को बढ़ाया जाए, बढ़ाते यहाँ से एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे वृत्त के केंद्र ओ से गुजरे जीवा, तो वो व्यास बन जाती है। अर्थात वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये पूरे के पूरे ओ से केंद्र से गुजरती हुई जीवा गुजरती है, तो वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, और इस स्थिति में इसे व्यास के नाम से जाना जाता है। अब इसमें लेते हैं, जीवा वृत्त को दो खंडों में विभक्त करती है। ये जीवा हो गई, इसके अंदर दो भाग आगे वाला वृत्त खंड की परिभाषा में आते हैं। ये जो जीवा है ये पूरा का पूरा वृत्त है, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो ये वाला खाली वाला, एक ये शेडेड पोर्शन वाला पूरा का पूरा ये वाला। तो ये छोटे वाला होता है, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, जिसे आकृति में इसे शेडेड पोर्शन से दिखाया गया है। लघु वृत्तखंड को खाली वृत्तखंड में दिखाया गया है। फिर उसके बाद में जो वृत्तखंड है इसको सही रूप से परिभाषित करेंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ये चाप, और जीवा, ये जीवा हो गई इधर वाले में, तो इसके मध्य यानी कि चाप और जीवा के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड हो गया, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये छोटे वाला, और वो ऊपर वाला है बड़े वाला दीर्घ। अब लेते हैं त्रिज्य खंड की परिभाषा में लेते हैं। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, ये वो जो पूरा का पूरा जो वृत्त है, इसमें ये वृत्त का केंद्र है, ये एक त्रिज्या है, ये दूसरी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं व उनके अंतिम सिरों से परिबद्ध क्षेत्र को त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। त्रिज्य खंड में भी दो होते हैं, एक ये वो छोटे वाला दिख रहा है जो शेडेड पोर्शन से दिखाया गया है, ये लघु त्रिज्य खंड, और शेष वाला है वो बड़ा वाला है वो दीर्घ त्रिज्य खंड, जो आकृति में इस ढंग से ये दिखाया गया है। अब प्रश्नावली 10.1 पर आते हैं। ये 10 एक्सरसाइज 10.1, इसमें ये जो दे रखा है रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्नावली 10.1 में
पहला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। इसमें लिखा है वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली जगह में स्थित है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो बहिर्भाग या अभ्यंतर। वृत्त का केंद्र होता है वो, जैसे मान लो ये वृत्त है और इसके ये इस साइड अंदर है, तो ये वृत्त के अभी जो अध्ययन किया अपन ने वो अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं, अतः खाली जगह में यहाँ अभ्यंतर आएगा, ये वाला सही है। सेकंड, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली जगह में स्थित होता है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, बहिर्भाग ऑब्लिक अभ्यंतर। वापस रिपीट करता हूँ, एक वृत्त है, जैसे मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त है और केंद्र बीचों बीच में केंद्र है। इसमें ये बताया गया है एक बिंदु की बात कर रहे हैं, ये वाला वो इसके वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से अधिक, ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गई त्रिज्या, इससे अधिक मतलब ये बाहर चला गया, बाहर भाग को बहिर्भाग कहते हैं, तो इसमें ये बहिर्भाग आ गया खाली जगह के अंदर, ये वाला बहिर्भाग। पॉइंट तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का, वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान देना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जो जीवा है ये सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर होकर के यहाँ कहलाती है, तो उस समय ये है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ये खाली जगह में व्यास आ गया। चौथा, एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। मतलब ये होगा कि जब चाप है वो चाप ऐसे हो गया कि जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चाप है, और वो चाप है वो कैसा होता है, जब जैसे मान लो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक खींच दिया है, चाप के सिरे हैं वो चौथे में इसके व्यास के सिरे हो, यानी कि ये और ये सिरे हैं, तो वो कहलाता है पूरा का पूरा ये पूरा आधा भाग हो गया सर्कल का, तो ये इसको बोलते हैं अर्ध वृत्त। ये खाली जगह में आएगा अर्ध वृत्त। पांचवा बिंदु, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड की परिभाषा की थी, उसमें ये बताया था कि वृत्तखंड, ये इसकी परिभाषा है वृत्तखंड की, एक चाप, ये वाला एक चाप, ये वाला हो गया ये चाप, और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं जीवा, तो ये खाली जगह में जीवा शब्द लिखा जाएगा, खाली जगह में जीवा। ये वापस रिपीट कर रहा हूँ इसे, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अंतिम बिंदु, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। अभी अपन ने किया था, और इस खाली जगह के अंदर तीन आंसर आएंगे, तीन भाग में करते थे। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे मतलब तल को तीन भागों में विभाजित करता है, वो अभी बताया था, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के ऊपर, एक वृत्त के बाहर। अब प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, और इसमें सत्य असत्य के रूप में देना है आंसर, और अपने अगर असत्य है तो उसका कारण भी देना है, तो इसको लेते हैं अभी। वृत्त को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड
वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये त्रिज्या की परिभाषा है और ये सही है, ध्यान रखना। केंद्र और वृत्त पर मतलब परिधि पर किसी बिंदु को मिलाते हैं, वो त्रिज्या कहलाती है। एकदम सही है और आंसर सत्य हो गया। सेकंड बिंदु है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। जीवा, वापस रिपीट इसको कर रहा हूँ, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवा, मतलब समान लंबाई की परिमित नहीं होती है, परिमित का लिमिटेड। इसके अंदर समान लंबाई की जीवाएं हैं, वो अनंत हो सकती है, इसलिए असत्य है। और कारण होगा, अभी मैंने बताया, एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है, ये उसका कारण हो गया। बिंदु तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग है वो दीर्घ चाप कहलाता है, मतलब दीर्घ चाप होता है। ये तीसरा है वो असत्य है और उसका कारण ये होगा कि ये 3 बराबर भाग बांट देंगे तो एक छोटा और बड़ा नहीं हो करके ये पूरे के पूरे बराबर भाग हो जाते हैं, ये इसलिए असत्य है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है तो वृत्त का व्यास कहलाता है, इसका वृत्त का व्यास है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि त्रिज्या का दुगना करेंगे तो व्यास होता है और ये इसमें लिख रखा है, इसलिए सत्य है। अब पांचवा बिंदु में है त्रिज्य खंड। जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर त्रिज्य खंड, और इसमें लिखा है जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये बीच का क्षेत्र जो होता है वो ये कहलाता है इसका वृत्तखंड, जबकि इसमें लिखा है त्रिज्यखंड, इसलिए ये गलत है। जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है, न कि त्रिज्यखंड। ये कारण हो गया इसका। वृत्त एक समतल आकृति है। समतल आकृति का मतलब होता है एक तल के अंदर स्थित है, और ये बिल्कुल सत्य है। ये एक्सरसाइज 10.1 पूरी हुई और आपने पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।